हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के पिछली टेस्ट में आपने जाना था कि पाकिस्तान में जब डेडलॉक हुआ तो 7 घंटे की बंद कमरा मीटिंग में क्या बातें हुई और पैकर्ड फार्मूला कैसे सामने आया। नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत कैसे खत्म हुआ और कैसे एक ऐसा शख्स मुल्क का वजीर आजम बन गया जिसके पास शनाख्ती कार्ड तक नहीं था। 27वें एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सदी का सबसे बड़ा गबन किसे कहा गया और नवाज शरीफ को शेर का इंतखाबी निशान ना चाहते हुए भी कैसे मिला। मैं हूं फैसल राइच और आप देख रहे हैं देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सीरीज। मोइनुद्दीन कुरैशी को पाकिस्तान की तारीख में पैराशूट वजीर आजम कहा जाता है, लेकिन इस पैराशूट वजीर आजम ने सदर वसीम सज्जाद की इजाज़त से एक बहुत बड़ा काम किया और वो ये कि बैंकों से कर्जा खोरों और कर्जा माफ करवाने वालों की खुफिया फहरिस्त शाया करवा दी। इस लिस्ट में मार्च 1985 से तब तक तमाम ऐसे अफराद के नाम दर्ज थे जो कौम की दौलत लूटने में किसी न किसी तरह शरीक रहे थे। कर्जे लेकर माफ कराने वालों की ये फहरिस्त दबाका खेज थी। इनमें आसिफ अली जरदारी, उनके वालिद हाकिम जरदारी, जनरल अयूब के बेटे गोहर अयूब की फैमिली, शहबाज शरीफ, उनके भाई अब्बास शरीफ, जफरुल्लाह जमाली, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही और रबानी खर जैसी शख्सियात शामिल थीं। कर्जा लेकर हड़प कर जाने वालों का फ्रॉड इतनी बड़ी सतह का था कि अखबारात ने इसे सदी का सबसे बड़ा गबन करार दे दिया। अखबारात के मुताबिक 60 अरब रुपए का कर्जा वापस नहीं किया गया, जबकि 1.5 अरब से जायद कर्जा माफ भी करवाया गया था। अब कर्जा खोरों की फहरिस्तें जारी करने के बाद होना तो ये चाहिए था कि उनसे कर्जे वापस लिए जाते या उन्हें नाअहल करके सजाएं दी जाती या फिर उनकी जायदादें फरोख्त करके पैसे वापस लिए जाते। इन सब बातों का ऐलान हुआ, बल्कि वजीर आजम ने तो ये भी कह दिया कि कर्ज हड़प करने वालों को इस बार इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। लेकिन बाद में इन सब कर्जाखोरों को कर्जे वापस करने के महज वादों पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। करप्शन के कल्चर को बेनकाब करने के लिए निगरान वजीर आजम ने प्लॉट्स की तकसीम वाली फहरिस्तें भी शाया करवा दी। इस लिस्ट के मुताबिक बेनजीर भुट्टो ने अपनी वजारत उज़्मा के 20 माह में 561 प्लॉट्स करीबी लोगों में तकसीम किए, जबकि इसी लिस्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपने 2.5 साला दौर में 23 प्लॉट्स तकसीम किए। इस दौर में टैक्स चोरों के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां हुई। ऐसी कार्रवाइयों का सामना सिर्फ सियासी शख्सियात को ही नहीं करना पड़ा था, बल्कि फिल्मी दुनिया के अहम सितारे भी इसके लपेट में आए। मारूफ अदाकार अफजाल अहमद, फिल्मी हीरोइन बाबरा शरीफ और सलमा आगा के बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करके उनकी जायदादों की कुर्की के नोटिस जारी हुए। पंजाब के मशहूर लोक फनकार अताउल्ला ईसा हेलवी ने हुकूमती कार्रवाई से बचने के लिए अपने हिस्से का टैक्स फौरी अदा किया। मोइनुद्दीन कुरैशी ने टैक्स नेट में इजाफे के लिए मुल्क की तारीख में पहली बार ज़रूरी टैक्स भी लागू किया। इसके अलावा उन्होंने नवाज शरीफ के दौर की महंगी स्कीमों को भी खत्म कर दिया। नवाज शरीफ के मंसूबे मोटरवे को भी निगरान हुकूमत ने अच्छी नज़र से नहीं देखा, बल्कि इसका डिज़ाइन तब्दील करके कुछ पैसे बचाए। मुआशी मैदान में निगरान हुकूमत ये सब काम इसलिए कर रही थी क्योंकि टेक्नोक्रेट्स की ये हुकूमत इसी काम के लिए कायम की गई थी। लेकिन आईनी तौर पर इस हुकूमत का असल काम इलेक्शन का बरवक्त और शफाफ इनेकाद था, जिस सिलसिले में 2 खदशात सर उठा रहे थे। पहला तो ये कि हुकूमत लंबी मुद्दत के मुआशी मंसूबे पेश कर रही थी, जिससे सियासी जमातों में ये शक जड़ पकड़ रहा था कि शायद इलेक्शन मुलतवी करने की कोई साजिश हो रही है, जिसकी वजह से तमाम स्टेक होल्डर्स इंतखाबात वक्त पर करवाने की यकीन दहानी एक दूसरे को करवाते रहते थे। दूसरा खदशा मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात थे। शिया सुन्नी फसादात अपने अरूज पर पहुंच चुके थे। दहशतगर्दी के कई वाकयात में 20 लोग जान से जा चुके थे। 4 अगस्त को लाहौर में ऊपर तले 2 बम धमाकों से शहर लर्ज उठा।
2 सितंबर को लाहौर चुबुर्जी की एक मस्जिद में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके नमाजियों को शहीद कर दिया। जान से जाने वालों में जनरल ज़ियाउल हक का भांजा भी शामिल था। सिर्फ लाहौर ही नहीं, कराची समेत पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की वारदातें हो रही थीं, लेकिन जिस हादसे ने सियासी जमातों में एक खौफ की लहर दौड़ा दी, वो और ही कुछ था। हुआ कुछ यूं कि सदर मुस्लिम लीग पंजाब और साबिक वजीर आला पंजाब गुलाम हैदर वाई एक जलसे में खिताब के लिए मियां चन्नू से गुजर रहे थे, जहां उनकी गाड़ी को जबरदस्ती रोका गया और उन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। कुछ लोगों ने कत्ल का इल्जाम बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी पर लगाया, लेकिन ये इल्जाम बेबुनियाद निकला, क्योंकि ये एक जाती रंजिश बल्कि गलत फहमी की बुनियाद पर किया गया कत्ल था, जिसके मुलजिम पकड़े गए और उन्हें सेंट्रल जेल मुल्तान में सजाए मौत भी हुई। फिरका वाराना दहशतगर्दी के तमाम खदशात के बावजूद निगरान सदर और वजीर आज़म बार बार एक बात कह रहे थे कि इलेक्शन वक्त पर होंगे और इतने शफाफ होंगे कि कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकेगा। नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो आने वाले इंतखाबात के मरकजी किरदार थे, मगर दोनों ही को इंतखाबात में कुछ मसाइल का सामना भी था। नवाज शरीफ के साथ पहला बड़ा मसला तो ये हुआ कि उनकी ताकत तकसीम हो गई। वो यूं कि नवाज शरीफ जिस वोट बैंक पर वजीर आजम बने थे, वो 3 बुनियादों पर खड़ा था। एक IGI का इत्तेहाद, दूसरी चीज थी मजहबी वोट बैंक, तीसरा था मुस्लिम लीग का अपना वोट बैंक। अब हुआ ये कि IGI इसलिए खत्म हो गई कि कुछ जमातों के बकौल नवाज शरीफ मुल्क में इस्लामी निज़ाम के निफाज में नाकाम हो गए थे। मजहबी हलकों की सपोर्ट भी इसलिए कम हो गई कि काजी हुसैन अहमद ने मजहबी जमातों का नया इत्तेहाद इस्लामिक फ्रंट के नाम से बना लिया था। ये इत्तेहाद एक बार फिर इस्लामी असूलों वाली हुकूमत कायम करने के लिए चंदा मांग रहा था। अब रह गई पीछे मुस्लिम लीग, लेकिन यह भी 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी, मुस्लिम लीग जुनेजो उर्फ चट्टा ग्रुप और मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप। लेकिन सिर्फ ये 3 मसले ही नहीं थे, बल्कि एक दिलचस्प मसला साइकिल की सवारी का भी था। मसला ये था कि नवाज शरीफ और चट्टा ग्रुप दोनों मुस्लिम लीग का निशान साइकिल हासिल करना चाहते थे। जब दलाइल से कोई फैसला ना हुआ तो कुरानंदाजी हुई। कुरानंदाजी में नवाज शरीफ का शेर निकल आया। ये मुस्लिम लीग नून के लिए, जो पहली बार एक पार्टी की हैसियत से तनहा इलेक्शन लड़ रही थी, बड़ा धचका था, क्योंकि वो मुल्क जिसके ज्यादातर वोटर कम तालीम याफ्ता हों और मीडिया भी आजकल की तरह आम ना हो, वहाँ एक नए इंतखाबी निशान पर वोट देना बहुत मुश्किल काम था। बहरहाल उन्होंने एहतजाजन भारी दिल के साथ ये फैसला कबूल किया। आप हैरान होंगे, लेकिन ये तारीखी वाकया है कि शेर का जो निशान आज नून लीग की पहचान है, उसे तब्दील करवाने के लिए नवाज शरीफ खुद अदालत गए थे, लेकिन वहाँ भी बात न बन सकी। यानी शेर का इंतखाबी निशान नवाज शरीफ ने खुद नहीं लिया, बल्कि एक तरह से उनके सर थोप दिया गया था। इलेक्शन 1993 की दूसरी अहम शख्सियत बेनजीर भुट्टो भी एक लिहाज से खुशकिस्मत और एक लिहाज से कुछ मुश्किल में थी। खुशकिस्मत इस तरह कि पंजाब में मुस्लिम लीग का एक बड़ा धड़ा चट्टा ग्रुप पीपल्स पार्टी के साथ मिल चुका था, जिसकी वजह से PP की पंजाब में पोजीशन बहुत बेहतर हो गई थी। लेकिन वो मुश्किल इस तरह थी कि सिंध में उनकी माँ और भाई मुर्तज़ा भुट्टो उनके साथ नहीं, उनके मुकाबले में खड़े थे। दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे। मुर्तज़ा भुट्टो की सियासी जमात इलेक्शन कमीशन ने मंजूर करते हुए उन्हें मुक्के का इंतखाबी निशान भी दे दिया था। बेनजीर की वालदा नुसरत भुट्टो पूरी तरह अपने बेटे मुर्तज़ा भुट्टो के साथ थी और अपनी बेटी की मुखालफत कर रही थी। इलेक्शन से पहले एक तरफ फिरका वाराना कत्ल वारत जारी था, तो दूसरी तरफ सियासी जमातें खुलकर मजहब को इस्तेमाल भी कर रही थी। नवाज शरीफ मस्जिद में ज़कात तकसीम करते और इसके बड़े बड़े इश्तिहारात छपवाते। इलेक्शन सर पर थे, मुकाबला जोरों का था, चैलेंजेस बहुत बड़े थे। शायद यही वजह थी कि दोनों साबिक वज़राए आज़म अवाम से ऐसे बड़े बड़े वादे कर रहे थे जिन्हें पूरे करना बहुत मुश्किल था।
बेनजीर भुट्टो ने कहा कि वो लाहौर से इस्लामाबाद तक बुलेट ट्रेन चला देंगी, कराची में सबवेज बनवाएंगी, जबकि नवाज शरीफ पीली टैक्सी स्कीम के बाद पीला मोटरसाइकिल, पीला घर और पीले ट्रैक्टर देने के वादे कर रहे थे। काजी हुसैन अहमद, जिन्हें इस्लामिक फ्रंट के लिए कार का निशान मिला था, कह रहे थे कि हमारा दौर खुशहाली का दौर होगा जिसमें सब लोग कारों में सफर किया करेंगे। वजारत उज़्मा के ये उम्मीदवार दावे तो कर रहे थे, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि इन कामों के लिए कौमी खजाने में पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के मुआशी हालात अच्छे नहीं थे। इन्हीं दामों और दहशतगर्दी के वाकयात से गुजरते हुए 6 अक्टूबर का दिन आ गया। कौमी असम्बली के इंतखाबात बेनजीर भुट्टो के मुतालबे पर फौज की निगरानी में हुए। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला हुआ। MQM ने कौमी असम्बली के इंतखाबात का बाइकाट कर दिया था, शायद इसीलिए पहले मरहले में टर्नआउट 90 की निस्बत कम रहा। इंतखाबात के फौरी नतायज आए तो पीपल्स पार्टी को 65 और नून लीग को 56 सीट्स मिली। अगरचे ये हकीकत अपनी जगह थी कि नवाज शरीफ को पॉपुलर वोट्स में 4 लाख वोट ज्यादा मिले। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी को मामूली बढ़तरी मिली थी, लेकिन उन्होंने चट्टा ग्रुप और आज़ाद अराकीन को साथ मिला लिया, जिससे उन्हें 121 अराकीन की हमायत मिल गई। बेनजीर भुट्टो वज़ीर आज़म बन गई और नवाज शरीफ अपोजिशन की कुर्सी पर बैठ गए। बेनजीर भुट्टो के वज़ीर आज़म बनते ही मोइनुद्दीन कुरैशी ने सूटकेस उठाया, पाकिस्तान की यादें समेटी और वापसी का सामान बांध लिया। लेकिन निगरान हुकूमत के दौरान उनके किए गए इक़दामात का एक फ़ायदा हुआ, वो ये कि जब मोइनुद्दीन कुरैशी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर 18 करोड़ डॉलर थे, लेकिन जब 3 माह बाद वो वापस गए तो ये ज़खायर 49 करोड़ डॉलर हो चुके थे, यानी तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा। उन्होंने जाते हुए आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में की और कहा कि उनकी मुआशी पॉलिसियों को जारी रखा गया तो मुल्क तरक्की करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और मोइनुद्दीन कुरैशी सूटकेस संभाल कर वाशिंगटन वापस चले गए। वो एक गैर सियासी आदमी थे, इसलिए फिर कभी पाकिस्तानी सियासत में वापस नहीं आए। उनका इंतकाल 2016 में वाशिंगटन में हुआ और वो वहीं दफन है। उन दिनों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन नहीं होते थे। कौमी असम्बली के बाद 9 अक्टूबर को सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन हुआ, जिनमें बलूचिस्तान और पंजाब में मुस्लिम लीग नून, जबकि सिंध और सरहद में PPP को अक्सरियत मिली। सिंध में पीपल्स पार्टी, सरहद में नून लीग की मखलूत, जबकि बलूचिस्तान में जुल्फकार मक्सी की इत्तेहादी हुकूमत बनी। लेकिन अक्सरियत के बावजूद नून लीग पंजाब में हुकूमत नहीं बना सकी। हुआ कुछ यूं कि मंजूर वट्टू, जिनके पास सिर्फ 16 सीट्स थीं, उन्होंने आज़ाद अरकान को साथ मिलाकर एक आज़ाद ग्रुप बना लिया और पीपल्स पार्टी से बारगेन की कि अगर उन्हें पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाए तो वो मरकज़ और सूबों में PPP की हमायत करेंगे। बेनजीर भुट्टो को नून लीग किसी तौर कबूल नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये ऑफर कबूल कर ली और 16 सीट्स वाले मंजूर वट्टू को पंजाब की वज़ारत आला के लिए वोट दे दिया। पंजाब और मरकज महफूज करने के बाद अब पीपल्स पार्टी के लिए सिर्फ एक मसला रह गया था और वो था सदर मुमलकत का। और वो इसलिए अहम था कि अभी तक आइन में ज़ियाउल हक की आइनी तरमीम 58(2)B मौजूद थी, जिसकी मदद से सदर जब चाहे वज़ीर आज़म को घर भेज सकते थे। गुलाम इसा खान 3 मरतबा और जनरल ज़ियाउल हक एक बार ऐसा कर भी चुके थे। यानी इस तरमीम के वजूद में आने के बाद की तमाम असम्बलियाँ इसी आइनी नुक्ते का शिकार होकर ख़त्म हो चुकी थीं। इसलिए मोहतरमा भुट्टो ऐसा सदर चाहती थीं जो उनका दिल से वफादार हो। ऐसे में उनके डिप्टी अपोजिशन लीडर और दस्ते रास्त फारूक लगारी को चुना गया। इधर मुस्लिम लीग नून ने कायम मकाम सदर वसीम सज्जाद ही को नामजद कर दिया, लेकिन मसला ये था कि पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग की सीट्स ज़्यादा थी। अब बज़ाहिर ये बात यकीनी मालूम होती थी कि मुस्लिम लीग के उम्मीदवार वसीम सज्जाद 22 वोटों की बढ़तरी से बासानी सदर पाकिस्तान बन जाएंगे। लेकिन हाय रे किस्मत कि नवाज शरीफ यहाँ भी शतरंज की बाजी में मोहतरमा भुट्टो और उनके शोहर से मात खा गए।
आसिफ अली जरदारी ने जोड़ तोड़ की सलाहियतें दिखाई, मुस्लिम लीग के बंदे अंदर से तोड़े, आज़ाद उम्मीदवारों को भी साथ मिलाया और फारूक लगारी को 274 वोटों से सदर मुंतखब करवा दिया। इस हुकूमत में सदर मुमलकत का दफ्तर सूबा सिंध और पंजाब भी पीपल्स पार्टी के साथ था। बाहर से ये एक मजबूत हुकूमत थी, लेकिन अंदर से इतनी कमज़ोर भी थी कि बेनज़ीर भुट्टो की अपनी माँ नुसरत भुट्टो से किसी तरह नहीं बन रही थी। यहाँ तक कि नुसरत भुट्टो को यह भी कहना पड़ा कि जितना जुल्म मेरी बेटी ने मुझ पर किया, इतना तो ज़ियाउल हक ने भी नहीं किया था। ऐसा क्या हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर भुट्टो के जालों ने पत्थरों से हमला कर दिया। मोहतरमा भुट्टो रात की तारीकी में किससे मिलने जाया करती थीं। मोहतरमा भुट्टो के दौर में उन्हीं के सगे भाई मुर्तज़ा भुट्टो को किसने और क्यों कत्ल किया, ये सब दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त में। क्या मैं पाकिस्तान से अब तक पाकिस्तान की दिलचस्प कहानी अगर आपने नहीं देखी तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए।